सलमान खान की दबंग 2 फिल्म के गाने की ये पंक्तियां याद होंगी आपको। जिस संगीत में सजाकर इस गाने को गाया गया है उसे चटनी संगीत के नाम से जाना जाता है। चटनी संगीत की शैली भारतीय लोक गीत, खासकर भोजपुरी संगीत और कैरेबियन के मिश्रण से निकलकर आई है। लेकिन भोजपुरी संगीत कैरेबियन पहुंचकर वहां के संगीत के साथ मिश्रित कब और कैसे हुआ, ये बड़ा ही रोचक और अद्भुत प्रसंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे चटनी संगीत की उत्पत्ति हुई और भोजपुरी संगीत कैरेबिया कब और कैसे पहुंच गया। दरअसल चटनी म्यूजिक की कहानी 1830 के दशक में अंग्रेजों द्वारा दास प्रथा की समाप्ति से शुरू होती है। जब 1833 में अंग्रेजों ने अफ्रीकी मजदूरों को दास प्रथा से मुक्त किया तो उनके औपनिवेशिक देशों में मजदूरी करने के लिए लोगों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा भारतीय मजदूरों को अनुबंध यानी एग्रीमेंट के तहत मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना और फिजी जैसे कैरिबियन और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर गन्ने और केले की खेती करवाने के लिए ले जाया गया। यही एग्रीमेंट वाले मजदूर अपभ्रंश में गिरमिटिया मजदूर कहलाने लगे। ऐसा करना दास प्रथा का दूसरा रूप था, जिसमें मजदूरों को केवल खरीदा और बेचा नहीं जाता था, बाकी तो काम करवाया ही जाता था और प्रताड़ित भी किया जाता था। मजदूरों के साथ एक दास की भांति ही व्यवहार किया जाता था। अगर मॉरिशस की बात करें तो अनुबंध के खत्म होने के बाद जो गिरमिटिया मजदूर अपने देश नहीं लौटे या नहीं लौट सके, वो वहीं बस गए और धीरे धीरे वहीं की भाषा क्रियोल को सीखने लगे। उनकी आगे की पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण करने लगी, लेकिन उनके घर में ऐसा परिवेश था कि वे आपस में भोजपुरी में ही बातचीत किया करते। क्रियोल में भोजपुरी के शब्दों साथ ही मुहावरों के मेल मिलाप और लय ताल के लिए परंपरागत रूप से हारमोनियम, ढोलक, धनताल, तासा जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा था। साथ ही इलेक्ट्रिक गिटार, सिंथेसाइजर और स्टील से बने ड्रम भी बजाए जाने लगे और यहीं से चटपटे चटनी संगीत अस्तित्व में आया। यही नहीं, 1860 के दशक में अंग्रेजों की इस परंपरा का पालन करते हुए डचों ने भी दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम जैसे अपने औपनिवेशिक देशों में भारतीय मजदूरों को लाना शुरू कर दिया। भारतीय मजदूरों के पलायन के साथ साथ उनकी भाषा, भोजन, संगीत, त्योहार और संस्कृति के हर उस भाग ने भी पलायन किया जो कि हर एक मनुष्य में समाहित होता है। इसी पलायन से संस्कृतियों का मेल द्वीपों पर रहने वाले अन्य निवासियों की संस्कृति से हुआ। यहीं से जन्मा एक नया और अलग प्रकार का चटनी संगीत, जिसमें एक ओर ड्रम की धमक देखने को मिलती है तो वहीं दूसरी ओर हारमोनियम का कर्णप्रिय संगीत और ढोलक की थाप। चटनी संगीत की उत्पत्ति के बारे में ईस्ट इंडिया म्यूजिक इन द वेस्ट इंडीज किताब के लेखक पीटर मैनुएल का कहना है कि इन मजदूरों में लगभग 85% मजदूर किसान परिवारों से आए थे, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले थे। इनमें से कुछ मजदूर पेशेवर संगीतकार थे, जबकि कुछ को संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। यही नहीं, मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण चटनी संगीत को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसका आधार विरह गीत है। हालांकि ये बात सही है, लेकिन यही पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की रचनाएं चटनी संगीत में देखने को मिलती हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि चटनी संगीत में गाए जाने वाले गीत सुख से लेकर दुख तक सभी परिस्थितियों से ओत-प्रोत रहे होंगे। चटनी संगीत के विकास और दुनिया भर में फैली इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो सन 1950 के दशक के अंत में रामदेव, चैतो और द्रुपति जैसे सूरीनाम के संगीतकारों को देखा जा सकता है। ये सूरीनाम के पहले ऐसे चटनी संगीतकार थे जिन्होंने अपने गीतों को रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। रामदेव ने जहां धार्मिक गीत गाए तो वहीं द्रुपति ने
शादी के गीत गाए। यही नहीं, इन गीतों का हर ट्रैक ऐसा था जिस पर डांस किया जा सकता था। 1950 के दौर में दुनिया पहली बार एक ऐसे संगीत से परिचित हुई जिसका मूल भारतीय था, लेकिन उसमें कैरेबियन संगीत भी मिला हुआ था। लेकिन साल 1969 में चटनी संगीत की प्रसिद्धि में एक और मोड़ तब आया जब युवा कलाकार सुंदर पोपो ने नाना और नानी शीर्षक गाने को पश्चिमी इलेक्ट्रिक गिटार के साथ रिकॉर्ड करवाया। चटनी संगीत में इलेक्ट्रिक गिटार को पहली बार शामिल किया गया था। जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और सुंदर पोपो को चटनी संगीत का बादशाह कहा जाने लगा। इसके अलावा पोपो का दौर वो दौर था जब कैरेबियन प्रशांत द्वीप समूह औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त होने लगे थे। कई भारतीय मूल के लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों में जाकर बस गए, जहां से चटनी संगीत दुनिया भर में फैलने लगा। साथ ही कई अप्रवासी भारतीयों ने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कंपनियां खोली। उन्होंने न्यूयॉर्क, टोरंटो जैसे प्रमुख शहरों में नाइट क्लब भी खोले, जिन्होंने विदेश में चटनी संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय में लोग चटनी संगीत को नाम से भले ही न जानते हों, लेकिन उन्होंने इसके गाने अवश्य सुने होंगे। हालांकि मौजूदा समय में चटनी संगीत में कुछ गाने ऐसे भी बनाए गए हैं जिन्हें लोग आपत्तिजनक बताते हैं। यदि चटनी संगीत की उत्पत्ति और यात्रा को लेकर सारगर्भित बात की जाए तो पाएंगे कि ये संगीत विरह का भी है, यह संगीत उत्साह भरने वाला भी है। भारत भूमि से निकला और विदेशी भूमि से जुड़कर आज ये संगीत आधुनिकता से ओतप्रोत है और पूरी दुनिया में छाया हुआ है।